Hello and welcome my dear students. Welcome to Agarwal Coaching Center. Myself is पंकज गुप्ता. तो आज रजे हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन. दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और उस सीरीज़ में एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो आज का, जिसमें हर साल CBSE और स्टेट बोर्ड 5 नंबर का और 6 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता ही आता है हर बार एग्ज़ाम में. तो वो क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं. ठीक है, पूरा एक्सप्लेन होगा पूरा प्रॉपर तरीके से कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है, क्या इसके लिए कंडीशंस हैं. बस ध्यान से इसको आपने सुनना है, नोट करना है और क्वेश्चंस को ट्राई करना है, प्रैक्टिस करने हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने चाहिए. हर टाइप का क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर में मिलेगा. क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी तैयार है. सारे क्वेश्चंस जो हैं CBSE में कभी ना कभी या स्टेट बोर्ड पंजाब बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए हैं. तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा काम है. एप्लीकेशन मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अप्लाई कहाँ करते हैं हम, अप्लाई कहाँ करते हैं डेली लाइफ में, डेली प्रैक्टिस में, कहाँ ये चैप्टर का बेनिफिट क्या हो जाता है. तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है हमें इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में. टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, 2x2 इस तरह की क्वेश्चंस हमने पहले भी देखी हैं, 10th लेवल पे भी आराम से सॉल्व कर लेते थे. पर अगर 3 वेरिएबल में इक्वेशंस हो और मोर देन 3 वेरिएबल में इक्वेशंस हो, मान लो इक्वेशन है 5 वेरिएबल में या उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स में, तो कैसे सॉल्व करेंगे. उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, मोस्ट प्रोमिनेंट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. +2 लेवल के लिए हमारे पास सिर्फ ये 3 लेवल तक की क्वेश्चन आती है, 3 वेरिएबल्स तक की. उससे ज़्यादा हाई लेवल की आपको आगे BSc क्लासेस में मिलेगी आगे देखने को, तो वो भी इसी से करेंगे अलग अलग मेथड से. पर फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में हम 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है जी, क्लियर है कि क्या करने वाले हैं टॉपिक में. सबसे पहले जानते हैं कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन. देखो, इक्वेशंस के सॉल्यूशन या तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दो ही बातें हो सकती हैं. तो जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इफ solution of the equation exist, ठीक है, exist, तो उनको बोलते हैं consistent equations. क्या बोलते हैं? consistent equations. आप साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, अपनी नोटबुक्स पे नोट कर सकते हो, क्योंकि हम कोई सत्संग सुनने तो आई नहीं है. तो प्रॉपर तरीके से नोट होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें बाद में भी क्लियर होंगी. ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन. इफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या आता है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. क्या आता है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. ठीक है जी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. अब ये कैसे पता लगेगा इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और उसमें इसका क्या रोल है, वो हम करने वाले हैं. इसका रोल क्या है वो देखो, बहुत ही सिंपल है. डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है, तो 100% इक्वेशन का क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन. अगर इक्वेशन का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और वो आ गया नॉन ज़ीरो, तो 100% क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. अगर मान लो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, और एडजॉइंट निकालना आपने इनटू बी, ये भी ज़ीरो है, तो इक्वेशंस के होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. क्या होगा? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. ठीक. और तीसरा केस, डिटर्मिनेंट ज़ीरो है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन. मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर पाए. गॉट इट?
ठीक, नो सॉल्यूशन का मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को या इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए एक साथ। अब ये देखो पहली दो इक्वेशन अगर आप नोटिस करो, यहाँ क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक वैल्यू होगी जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। दूसरा क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, पर दोनों केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर मान लीजिए नो सॉल्यूशन है, नो एग्जिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ये आपके पास इसका बेसिक फंडामेंटल्स है जिसमें हम लोग आज का आगे का लेक्चर सारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले नहीं करी होंगी, इसको नोट कर लो। तो मैं स्पेस दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मतलब फ़ोटो खींच सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जिस्ट है पूरे टॉपिक का, कि जिसमें आपको क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं। ठीक, बढ़े आगे। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये वर्ड मिलेंगे आपको देखने में। अब ये इक्वेशंस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशंस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितना था, 3x माइनस 4y। अब चलो ये मैं इक्वेशन ले रहा हूँ आपको देखकर, इनको मैट्रिक्स में लिखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे आप लिखोगे 3 माइनस 4, दूसरे का क्या है 4 and 2, 4 and 2, ये क्या है xy, और ये क्या है 5 and 3, 5 and 3, ऐसे लिखा होगा। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, इसे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो आपका हमेशा के लिए ये होगा a, ये होगा से x, ये होगा b। ठीक है, अब a जो आपके पास है वो कितना है, 3 माइनस 4, 4 and 2। अब नोटिस करो डिटरमिनेंट a का कितना होगा, 6, और यहाँ कितना होगा प्लस 16, तो आंसर इज 22। ये क्या आया आपके पास, ये क्या आया, नॉन ज़ीरो। अगर नॉन ज़ीरो है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अगर आपको सॉल्यूशन भी निकालना हो, यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन ज़ीरो है, यूनिक सॉल्यूशन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉन ज़ीरो हो तो नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब आपके पास क्या है, कंप्लीटली हम लोग 2/2 और 3/3 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा रह सकता है, 40 मिनट का, 45 मिनट का, या 35-40 मिनट के बीच में, पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे करना होता है। x इज इक्वल टू क्या है, बिल्कुल बेसिक से जो बच्चा शुरू कर रहा है, मतलब यहाँ से उसको 100% समझ आएगा। x की वैल्यू क्या है, a xy इनवर्स हमें पता करना है। अभी पहले a है, इनवर्स निकालो। देखो a से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ ज़रूर देखें। एडजॉइंट निकालने का मैंने उसमें आपको शॉर्टकट बताया था, कैसे, इनको इंटरचेंज 2 3 और इसके साइन चेंज 4 माइनस 4। लो जी, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट का इनवर्स बनाने के लिए क्या टाइम लगता है हमें, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना है हमारा, 22 आ गया, 2 4 माइनस 4 3, इनवर्स आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको, इनवर्स की जगह पे, इनवर्स की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें, ऊपर ही, मान लो मैंने ऊपर ही पुट कर दी 22, इनवर्स की वैल्यू है 2 4 माइनस 4 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है उस साइड पे, 5 and 3। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। 5 into 2 10, 4 into 3 12, माइनस 4 into 5 माइनस 20, 3 into 3 9। तो आंसर क्या आ गया, 22 और माइनस 11। तो आंसर विल बी 1 and माइनस 1/2। खत्म हो गया, गेम ओवर। x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आई माइनस 1/2। तो मतलब सिर्फ इतना सा करके एक लाइन के अंदर ही आप बता सकते थे इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे
या नहीं करेंगे। इतना सिंपल है ये। आंसर को वेरीफाई करना हो तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये वाली वैल्यू 1 और -2 इधर पुट कर दो, -½ 5 आएगा। गॉट इट? ये है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। वेरी गुड। अब यही चीज आपको दूसरे क्वेश्चन पे करनी है। x + 2y = 9। पहले शुरू में हमने पूरा लिखना है, उसके बाद हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब ये कितना है देखो, ध्यान दो, 1 2 2 4। ये x y इक्वेशंस को ऐसे लिखा जाता है 9 4। ये क्या है हमारा a, ये क्या है x, ये क्या है b। तो ax = b आ गया। तो x = क्या आया, a इनवर्स b। वो आप चेक कर लेना बाद में, ये तब तक मत लिखना जब तक इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। तो a का डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 - 4। कितना आंसर आया, 0। मतलब 0 का मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या निकालना है अब, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे बताया था, शॉर्टकट, इनको इंटरचेंज, 4 1, इनके साइन चेंज, -2 -2, एडजॉइंट आ गया। ठीक है। एडजॉइंट को अगर आप b से मल्टीप्लाई करते हो, एडजॉइंट को आप b से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ रहा है, 4 -2 -2 1। b कितना है, b 9 7। सॉल्व इट नाउ। कितना आ गया, 9 × 4 36, 2 × 7 -14, 2 × 9 -18, 1 × 7 +1। तो आंसर कितना आया, 22 and -11। क्या आ रहा है आंसर में, आंसर में आ रहा है नॉन जीरो। आपको क्या बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0, अभी 2 मिनट पहले जब मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, जो डिटर्मिनेंट 0 है, एडजॉइंट ऑफ a × b क्या आ रहा है, नॉन जीरो। अगर ये एक जैसे नहीं आ रहे, एक 0 है एक नॉन जीरो है, तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। मतलब इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। अब इसी का तीसरा केस लेते हैं। पहले उसका जो मेन पार्ट था, जो मेन उसका कंक्लूजन निकाल के हमने पहले ही रख लिया, और जैसे हम कहते हैं ना, क्रक्स निकाल के रख लो, इसका जीस्ट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। हर एक में वही अप्लाई होना है। अब जैसे यही क्वेश्चन मैं चेंज करके लिख देता हूँ, x + 2y = 9, और यहाँ कितना है, 2x + 4y = 18। मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब कितना आ रहा है, अब सिंपल है, 1 2 2 4, फिर से वही बात है, x y, फिर से वही बात है, 9 18। देखो ध्यान देना, मैंने चेंज क्या किया है, मैंने सिर्फ चेंज ये किया है, 9 7 के बजाय क्या लिखा, 18। ये बिल्कुल वैसे ही सेम है सारा सिस्टम। वापस x = b, डिटरमिनेंट 0, 4 - 4 0 आ रहा है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यही सारे स्टेप्स आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। बस एंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a × b। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैंने a वही लिया है जो पहले था, x y वही लिए जो पहले थे। वट चेंजेस, द ओनली चेंजेस 9 7 के बजाय मैंने क्या लिखा, 9 18। तो अब आपका जो एडजॉइंट है वो वाला यूज करते हैं। एडजॉइंट कितना है, 4 -2 -2 and 1। इसको 9 और 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 से करेंगे कितना आएगा, 36, 2 से करेंगे कितना आएगा, -36, 2 से करेंगे कितना आएगा, -18, 1 से करेंगे +18। आंसर कितना आया, 0 0 0 0 का मतलब क्या आ रहा है, 0। अभी जो हमने तीसरा केस हमारा रह गया था, अगर ये भी 0 हो, अगर ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, एडजॉइंट ऑफ a × b, तो क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। हो गए तीनों केस जी, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब इसको कैसे निकालें, नो सॉल्यूशन का मतलब तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। यूनिक सॉल्यूशन में हमने निकाल के दिखाया, वो x की वैल्यू जो पहले क्वेश्चन में आई थी 1 और -½ इन्फिनिटी मैंने कैसे निकालना है वो देखो। आपने क्या करना है, आपके पास 2 वेरिएबल है x और y, ठीक है। किसी एक को k मान लो,
किसी एक को k मान लो, c मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो ऐसा। तो मान लीजिए मैंने इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेट कर लिया y इज k, तो x कितना आ गया 9 माइनस 2k, यस और नो, वेयर k क्या है, रियल नंबर, k इज अ रियल नंबर। तो अब आप देखो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और k की कितनी वैल्यूज हैं, रियल नंबर कितने होते हैं, इन्फिनिटी मैनी। तो रियल नंबर इन्फिनिटी मैनी होते तो ये भी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, दिस इज द केस। पॉइंट समझ में आया, गुड। तो बहुत सिंपल है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो आप बेधड़क कह सकते हो कि आपका क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा, फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इनटू बी करना पड़ेगा। अगर वो भी जीरो आ जाए तो क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और अगर इन केस दोनों वो जीरो ना आए, डिटर्मिनेंट ए जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन, जो ये यहां लिखा है। ठीक है जी, तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन के हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। 2x2 का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, 99.99% आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं कुछ, बहुत ज़्यादा, है ना, तो अलग बात है, अदरवाइज पेपर में कभी नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी आप 10th में कर चुके हो। तो अब ये बेसिक समझ आने के बाद हम लोग जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं 3x3 के, सारे क्वेश्चन CBSE या पंजाब बोर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी साल में आए हुए हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ये नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, 2023, 24, ठीक है, 25 में भी जिस तरह आ सकता है, तो वो इसी के बीच में है। तो ध्यान से करते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूडेड है तो कर सकते हैं। चलो जी, 2023 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, x + 2y + 3z = 6, 2x - y + z = 2 एंड 3x + 2y - 2z = 3। सबसे पहले इसको इक्वेशन को लिख लो। इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 2 - 1 1 एंड देन 3 2 - 2, ये a आ गया। x तो आपको पता ही है क्या होता है, हमेशा ही फिक्स है, x y z बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पर चलो एक बार लिख देते हैं। और जो b होता है वो कितना है, 6 2 3, 6 2 3। पहले ये लाइन 1 1 2 3, नेक्स्ट 2 - 1 1 एंड देन 3 2 - 2। ओके, अब सिंपल, अब आपको पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, वही सेम चीज़ है, ax = b, और आपको अगर ये नॉन जीरो आएगा तो a इनवर्स = b हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें, 1 2 - 2 -4 - 3 +3 का मतलब है 4 + 3। द आंसर इज 0 -7 × 2 + 14, 7 × 3 21, द आंसर विल बी 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -4 - 3, ठीक है, और 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 3 35। अब आपको निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, लेक्चर 3rd और लेक्चर 4th में यही था। ठीक है, 2 - 2 0, देन कितना है 7, देन कितना है 7, यहीं से आपने जो फर्स्ट रो किया ये 2 से किया तो कितना है -4 - 3 + 7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ठीक है, और ये यहाँ पे 4 + 3 7। नेक्स्ट रो से करो, -4 - 6 -10, इट्स 10, 1 से करेंगे -2 - 9 -11, और 1 से करेंगे 2 - 6, 2 - 6 कितना होता है, -4, +4 लेना पड़ेगा आपको पोजीशन की वजह से। 3 से करेंगे 2 + 3 5, और 2 से करेंगे 1 - 6, 1 - 6 -5, और 2 से करेंगे -1 और -4 -5। इसका ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट। सो बेसिकली आप लिख सकते हो 0 10 5, 7 - 11 5, और 7 4 -5, एडजॉइंट आ गया। ठीक, ये क्या है, इनवर्स एडजस्ट, एडजॉइंट आ गया, ये आ गया। अब आपके पास बेसिकली x किसके इक्वल है, a इनवर्स b के। तो x की वैल्यू क्या है, x y z
इनवर्स के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट 1/35 पूरा रजी मैंने करके दिखा दिया आपको पिछले क्वेश्चंस में, तो आप वही पैटर्न को फॉलो करोगे। एक्स वाई जेड क्या है, वो हो गया इंटू बी कितना है 6 2 3, ठीक। सिंपली पहले आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर उसमें से एक a माना, एक x माना, एक b माना, इट बिकम्स ax इज इक्वल टू b। फिर आपने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो का मतलब नॉन सिंगुलर, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकाल के वही सेम कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। अगर कोई बच्चा देख रहा है सीधा ये लेक्चर और उसको एडजॉइंट निकालना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर थर्ड में और लेक्चर फोर्थ में हमने एडजॉइंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो प्लीज़ वहाँ से देखें और उसको पक्का करें, ठीक है। ये पक्के खिलाड़ियों की गेम है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस तक पहुँचना लास्ट लेक्चर है कितना था, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपने ये लिखा, b की वैल्यू लिखी, अब आप मल्टीप्लाई करोगे, विल गेट द आंसर, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो कितना आ गया 1/35 को पहले मत लिखो, बाद में करेंगे। 0 10 इंटू 5, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 6 42 माइनस 22 प्लस 15। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, 7 इंटू दिस 42, देन 8, देन माइनस 15। तो आंसर विल बी व्हाट 35। अच्छा ये कितना है 7 35 अगेन, और ये कितना है 50 35 अगेन। सारे ही प्लस के आ रहे हैं, तो आंसर इज 1 1 1। तो x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, यही आपका आंसर है। और अगर आपको वेरीफाई करना हो तो किसी से आपको मोटा मारने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आंसर बड़े आराम से चेक हो सकता है। यहीं पे पुट कर दो, 1 + 2 + 3 कितना है 6, 2 + 1 3, 3 - 1 2। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली ओके, 100% राइट, ठीक। तो ये था पैटर्न, इसी को आपने फॉलो करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, x + y = 3, y + z = 5 और z + x = 4। 2024 में आया ये क्वेश्चन CBSE में, पहला 23 में आया था। जो चीज़ नहीं हो, देखो क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, x है, y है, z नहीं है, तो आप z को क्या मान के चलोगे, कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं आता तो क्या करते हैं, उसकी शीट उस जगह रख देते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, ताकि बाकी शीट्स का ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। 0 × x + y + z = 5। नेक्स्ट, x है, y नहीं है, z है 4। तो जो नहीं है उसके कोफिशिएंट को 0 कर दो आप। इक्वेशन आपको वैसे ही पूरी लिखनी है 3 वेरिएबल्स में। अब क्या आएगा, 1 1 0 0 1 1 0 1 0, सिंपल। 0 y वाला 0 था, सॉरी y वाला 0 था, x और z तो 1 थे, ठीक है। यहाँ x y z सेम वैसे मैट्रिक्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 5 4, सिंपल। यू नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस। ax = b, ये b है, ये x है और ये a है। फिर डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो, कितना है 1 1 0 0 1 1 1 0 1, कितना आएगा 1 - 0 -1 0 -1 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। 1 1 + 1 2, 2 क्या है नॉन जीरो, इनवर्स एग्जिस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इनवर्स उधर तभी लेके जा पाएंगे जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये चाहे आप नीचे लिख सकते हो, तो x = a इनवर्स b। आप इसको नंबर 1 अब मान सकते हो या नंबर 2 मान लो, अगर इसको नंबर 1 मानना हुआ है तो, ठीक है। सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से इसमें क्या अलग था, इसमें कोफिशिएंट मिसिंग थे, x y था, z नहीं था, y z था, x नहीं था, z x था, y नहीं था। तो वो लिखना कैसे है वो बताया, ठीक। अब एडजॉइंट निकाल लो सेम वे से, आप अपनी स्पीड पे निकालो, वैसे ही कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। मैं निकालूंगा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा वीडियो के
मतलब लेक्चर तो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। 1 वैसे ही, फिर नेक्स्ट 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट 1 का 0 माइनस 1 1 ही आएगा। नेक्स्ट 0 का कितना आएगा, 0 माइनस 1, ये आपके पास आ गया। 1 देन कितना है, +1 देन कितना है, -1, ठीक है। अगली रो से देखो, सेकेंड रो से 1 0 -1 आ गया। उसके बाद इससे करेंगे तो 1 1 ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट से करेंगे 0 -1 +1 आ गया। नेक्स्ट तो अगर 1 से करेंगे 1, नेक्स्ट से करेंगे 0 से 1, और नेक्स्ट से करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका ट्रांसपोज ले लो, यू विल गेट द एडजॉइंट। काफ़ी बच्चे ये ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है, उस गलती से बचना है। लो जी, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को जब आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे 1/2, तो ये आपके आ गया इनवर्स, ये आपका आ गया इनवर्स। लो जी, इनवर्स आ गया, ठीक है जी। अब अगेन क्या करना है, सेम वे से x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स का मतलब हाफ 1 -1 1 1 1 -1 एंड -1 1, और b कितना है 3 5 4। ये है प्रोसेस। पुट इन 1 भी लिख सकते हो, पुट इन 2 भी लिख सकते हो, 2 में पुट किया है। ये हाफ बाद में करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। सेम वे से कितना आएगा, देखो ये कितना 3 क्रॉस 3, ये कितना 3 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 - 5 + 4, 3 + 5 - 4 एंड देन -3 + 5 + 4। कितना आंसर आ गया, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 4 गए 4, और 9 में से 3 गए 6। 2 से डिवाइड कर दो हर एक को, इट विल बी 1 2 3, ये आंसर है। कितना सिंपल, फ्री के मार्क्स दे रहे हैं बोर्ड, देखो कितना सिंपल। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो 100% फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। पर आते नहीं हैं क्योंकि बच्चे आसान करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आई एम बीइंग द CBSE एवेल्यूएटर, बोर्ड पेपर्स एवेल्यूएटर। तो उसमें क्या देखा गया कि अगर 10 बच्चे कर रहे हैं तो 1 या 2 बच्चों को ही फुल मार्क्स मिल रहे हैं। किसी का एडजॉइंट में कुछ गलत हो गया, किसी का डिटरमिनेंट में गलती हो गई, किसी की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम गलती हो गई, तो सिर्फ 10 में से 2 बच्चे ऐसे रहे जिसके फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 आए हैं। अदरवाइज किसी के 3 हैं, किसी के 2.5 हैं, किसी के 3.5 हैं, लाइक दिस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं, अगर बोर हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गड़बड़ अलाउड नहीं है, ठीक है जी। डन, 2 क्वेश्चन डन कर लिए हमने, 23 24। अब बिल्कुल सिंपल पैटर्न से थोड़ा हटके चलते हैं। अब हम थोड़ा पैटर्न हटके चलते हैं। ए आपको गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। पहले इनवर्स पता करना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। पहले इनवर्स पता करना है, फिर उसका आंसर करना है। तो आप इतनी देर इनवर्स निकालो, इतनी देर में बॉर्डर कर रहा हूँ, इसका इनवर्स निकालो। क्वेश्चन आपके सामने है। देखो जी, ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू 1 - 2 0, 1 - 2 0, 2 - 1 -1। कई बार बच्चा बोर्ड से देखने की कोशिश करता है और थोड़ा कम दिख रहा होता है ना। आप सुन सकते हो, भगवान ने इतने बड़े बड़े कान दिए हैं, देखो सुनो, उनको यूज़ करो। अगर देखने में दिक्कत आ रही, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है इसका। ए इनवर्स के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, डिटरमिनेंट। कितना आएगा, 1 - 1 - 2 + 2, 2 - 0 + 0 और -4 माइनस, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 टू समथिंग 0 ही होना है, तो कोई इशू नहीं था, लिख दिया। -3, 2 × 2 4, कितना आ गया 1, सिंपल। अब डिटरमिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा 100%। जब 1 होता है तो एडजॉइंट और इनवर्स बराबर ही होते हैं। अब एडजॉइंट का बारी आ गई है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा जी, एडजॉइंट। एडजॉइंट फिर से वही बात,
-3, देन -2 से करेंगे 2, सो -2 ड्यू टू इट्स पोजीशन, 0 से करेंगे -4, नेक्स्ट सेकेंड रो का करो 2 से, -2 2 हो गया, 1 से करेंगे 1 1 हो गया, -1 से करेंगे -2 2 हो गया, नेक्स्ट 0 से करेंगे +2, नेक्स्ट -1 1 आ गया, नेक्स्ट -1 + 4 3 हो गया, इसका ले लिया ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपल। -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। आप मुझसे पहले भी कर सकते हो, थोड़ा हो सकता है लेट भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, डजेंट मैटर। तो ये इनवर्स भी इतना ही आएगा, क्योंकि इनवर्स में तो 1 से डिवाइड ही करना है, इनवर्स भी आपका इतना ही आने वाला है। 3 2 2, -2 1 1, -4 2 3, इनवर्स आ गया जी। अब क्या करें, देखो ध्यान से देखो ये इक्वेशंस को, ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आए। 10 2x -y -z = 8, -2y + z = 7। तो नोटिस करो आप यहाँ कितना है, 1 -2 0, नेक्स्ट में 2 -1 -1, नेक्स्ट में 0 -2 1, क्योंकि आपको पता है x नहीं है तो 0, यहाँ पे मान लो जो भी चीज़ नहीं है वो 0 है। ये क्या है, x y z, और ये कितना है 10 8 7, ऐसे ही लिखते हैं जी। अब नोटिस करो, देखो ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई सेम। अब ये ax = b है, x = क्या है, a इनवर्स b है। इनवर्स आपने बस पहले निकाल लिया, इसमें ये लिखा हुआ इनवर्स पहले निकाल लिया, तो कितना लिखेंगे, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा b, 10 8 7, 10 8 7। ठीक है, तो ये आप सिंपली क्या करोगे, -30 + 16 + 14, सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है, -20 + 8 + 7, नेक्स्ट इज -40 + 16 + 21। सो बेसिकली ये कितना है, 30 + 30 0, -30 0, 15 20 में से -5, और ये कितना है 37, तो -3। ठीक है, तो आंसर आ गया बस। ये कितना था, x y z, तो आपका आंसर कितना आया, x is 0, y is -5, z is -3। एक क्वेश्चन और डन हो गया। आराम से वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये 21 का क्वेश्चन है पेपर का। अब हमने पहले सिंपल तीनों वाला किया, फिर वेरिएबल मिसिंग था जिसमें वो किया, उसके बाद पहले इन्वर्स पता करें और उसको यूज़ करके, हैंस का मतलब होता है जो आपको चीज़ दी हुई है उसको यूज़ करके आपको अगला पार्ट प्रूव करना है, इंडिविजुअली नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें और मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया पेपर में, 2 टाइम्स इन CBSE में आना एक ही टाइप के, बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे अगर हम देखें, यूजिंग प्रोडक्ट, ये फाइंड प्रोडक्ट लिख देते हैं, कई बार यूजिंग प्रोडक्ट लिख देते हैं। 1 2 -3, 2 3 2, और 3 -3 4, -4, और यहां पे कितना है, -6 17 13, 14 5 8, -8, और -15 9 -1, ये लिखा हुआ है। इनको पहले, ये A है ये B है, आपको मल्टीप्लाई करना है, पहला काम आपका ये है। हैंस का मतलब इसको यूज करके ऊपर वाली प्रोडक्ट को आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन है, पहले निकालो आप AB का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, -6 + 28 + 45। ठीक है, -6 + 28 + 45,
ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा 17 प्लस 10 माइनस 27। नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट 13 माइनस 16 एंड प्लस 3। फर्स्ट रो डन। नेक्स्ट पे आ जाओ, -12 प्लस 42 माइनस 30। नेक्स्ट 34 प्लस 15, 34 प्लस 15 प्लस 18। ठीक है जी। नेक्स्ट 26 माइनस 24 माइनस 2। नेक्स्ट -18 माइनस 42 प्लस 60। नेक्स्ट 51 माइनस 15 माइनस 36। नेक्स्ट 39 प्लस 24 प्लस 4। ऐसा कुछ आ गया। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट सिंपली, अगर 6 इसमें से निकाल दें 22, 22 और ये कितना हो गया 22 एंड दिस 67, ये कितना हो गया 27 माइनस 27 0, 16 माइनस 16 0, ये कितना है 42 माइनस 42 0। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन 67, दिस इज अगेन 0, 60 60 0, 60 51 51 0 एंड अगेन दिस इज 67। तो 67 अगर कॉमन निकालें इट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। तो बेसिकली ए बी इज इक्वल टू, यू हैव ए बी इज इक्वल टू 67i। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अगर आप रिवर्स करोगे, बी को ए से करोगे, यू विल गेट द अगेन सेम थिंग। बी को ए से करके देखोगे आपको सेम चीज मिलेगी। बी को ए से करोगे -17 13 जो भी आएगा आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। फिर से वैसे ही 1 2 -3। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। अब ये 24 में भी क्वेश्चन आया और यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 में भी आया था, इसलिए पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा -6 प्लस 34 प्लस 39। अब अगर आप यहीं से देख के समझ जाओ 28 होते 67 आएगा। नेक्स्ट कितना आ रहा है -12 सिस्टम। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लो कि ये 6 यहाँ से गया 28 और 39 कितना होता है 67। ये 51 है और ये 0। नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट 0 67 0 0 0 67। तो बेसिकली ए बी और बी ए विल बी सेम। करना क्यों ज़रूरी था वो देखो। जैसे अब आपके पास ए बी और बी ए दोनों मिला के कितने आ गए 67 आई। अगर मान लो एक बार 67 अपन ना लिखें, अगर अपन 67 ना लिखें, अगर ये आई के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। जो भी चाहिए होगा वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। दोनों में से कोई भी चाहिए होगा तो हम देख लेंगे। पॉइंट समझ आया यहाँ तक। देखो बहुत ही सिंपल था कि पहले आपने ए बी निकाला क्योंकि उन्होंने बोला था प्रोडक्ट करो, इतना आ गया। बी ए कर लो क्योंकि आपको यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखो इसको यूजफुल कैसे है, ये कैसे हेल्प करेगा हमारी क्वेश्चन में। आप यहां से जो आपके पास आया, देखो अभी हम लोग इक्वेशन में वापस से लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, और तीसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 11। यस 11। अब नोटिस करो कैसे लिखते हैं इसको। 1 2 -3, 2 3 2 और 3 -3 एंड 1। ये कितना है x y z और ये कितना है -4 2 11, है ना, यही चीज है। अब नोटिस करो इसमें a और b कौन सा है, ये a है ये b है ना। 1 2 -3। तो अगर आप ये a है ये x है ये b है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये देखो ध्यान से कि ये आप a को उधर लेके जा सकते हो। इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स a इनवर्स। ये सारा शिफ्ट करके उधर लेके गए a इनवर्स बन जाएगा ये। मतलब ये कुछ ऐसा होता है कि ax इज इक्वल टू b, मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे
ए इनवर्स बी, ये कैंसिल हो गया, आई बन गया ए इनवर्स बी और बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए इनवर्स बी। तो मैं सिंपली वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ ए इनवर्स बी, मतलब मैं ऐसे लिखने वाला हूँ इसको 1 2 -3 2 3 2 और 3 -3 1, इसका इनवर्स इंटू बी, बी का मतलब है ये -4 2 11। समझ पा रहे हो, ये उधर जाके क्या बनना इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो हमने यहाँ से सीखा है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है बी के, ये 67 आई के इक्वल था, तो 1/67 इंटू बी ए इनवर्स के, बी कितना है वो जो मल्टीप्लाई किया है, ये ए था ये बी था, जो दूसरा मैट्रिक्स है, मतलब मेरा कहने का बी से मतलब है दूसरा मैट्रिक्स। 1/67 इंटू -6 17 13 कितना है 14 5 एंड -8, नेक्स्ट कितना है -15 9 एंड -1, और ये कितना है -4 2 11। सिंपली आप मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। कितना हुआ 64 + 34 + 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 होता है 143, 14 इज दिस -56 + 10 -88, नेक्स्ट इज 60 + 18 -11। ओके, तो अब आप इसको टोटल कर दो, बस इतना ही काम था। यूज़ कर लिया ना आपने ये वाला ए बी इज इक्वल टू दिस, यूज़ किया ना, तो यही था हेंस। तो ये कितना हुआ, अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो तो कितना है ये 58 और ये कितना होता है 43 201। फिर उसके बाद अगर ये करते हैं तो कितना है 46 ये कितना हुआ 134, और व्हाट अबाउट दिस इट्स 67, क्योंकि ये 7 है और 67। अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 67 से 3 -2 एंड 1। लो जी, यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू। सो यू विल गेट व्हाट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। डन, सिंपल है। इसके जैसा एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसा एक सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ये वाला, ये आपने ट्राई करना है, ठीक है। डू इट बाय योर ओन। ये भी CBSE बोर्ड्स में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इनको मल्टीप्लाई करोगे ए बी और बी सेम आएंगे, मतलब पॉइंट ये था ए इज इनवर्स ऑफ बी, बी इज इनवर्स ऑफ ए, यहाँ इसलिए दूसरे वाला निकाला था, ए बी और बी ए दोनों निकाले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा ही अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। अब ये जैसे 5th क्वेश्चन है, देखो आप 3x - y 3x/3 मान लो, ऐसे लिख दिया, ये 3/x, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/x - 1/y - 2/z इज इक्वल टू 2, और y/2 या 2/y - 1/z इज इक्वल टू -1, और 3/x - 5/y इज इक्वल टू 3। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल करना है। 1/x को मान लीजिए आप a मान लो, 1/y को b और 1/z को c मान लो, बस इतना ही काम करना है। इक्वेशन बिकम सो सिंपल। क्या बनेगा 3a - b - 2c इक्वल टू 2। 1/x को a, 1/y को b, 1/z को c। सिमिलरली जब इसको मानेंगे तो वो तो है ही नहीं, तो 0 × a + 2 × b और -c इक्वल टू -1। नेक्स्ट 1/x का मतलब क्या है 3/a, 5/b, z/c इज इक्वल टू 3, ये लिखा हो। तो रेस्ट इज सेम, एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। कैसे 3 - 1 - 2, 0 2 -1, 3 - 5 एंड 0। यहाँ कितना है a b c, और यहाँ कितना है 2 - 1 एंड 3। ठीक, सिंपल। अब ये क्या है, आपका a है, ये आपका x है, ये आपका b है। सिमिलरली डिटरमिनेंट निकालो आप, जैसे करते थे 3 टाइम 0 - 5 + 1,
0 प्लस 3 देन -2 देन कितना आएगा 0 - 6. सो द आंसर विल बी -15 प्लस 3 और प्लस 12. तो ये कितना आ गया 0. ये कितना आ गया 0. मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता तो सारा कुछ सेम था. बाद में आप क्या करते, जो भी आंसर आता उसका रेसिप्रोकल लेते और वो आपका फाइनल आंसर बन जाता. पर इसमें इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता. इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करोगे, एडजॉइंट निकालो, फटाफट एडजॉइंट निकालो. इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे. तो बिल्कुल वैसे ही एडजॉइंट निकालेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, देखो -5 -3 एंड -6. -6 का प्लस -6 हो गया, ठीक है. नेक्स्ट का क्या आएगा 0 -10 10 आ गया. नेक्स्ट 2 का क्या आएगा 0 6 प्लस का आ गया, ठीक है. और यहाँ पे -1 से कितना आएगा -15 प्लस 3 -15 प्लस 3 -12 प्लस 12 आ गया. नेक्स्ट +1 और +4 5 आ गया. नेक्स्ट इज -3 3 आ गया. नेक्स्ट इज 6 आ गया. ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6. ये आ गया जी एडजॉइंट. अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है b से. तो -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 इंटू b. इंटू b क्या है 2 -1 3. सो इसको बस मल्टीप्लाई करना आपको. -10 प्लस 15. नेक्स्ट इज -6 प्लस 9. नेक्स्ट इज -12 प्लस 18. द आंसर विल बी -5 -3 एंड ये 24 हो गया -6. अब सिंपली आप देख पा रहे हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है, नॉन ज़ीरो. अगर ये नॉन ज़ीरो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट. बिल्कुल रजे इसमें कोशिश की गई है आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप जो इसमें इंक्लूड है वो मतलब जो आ सकती है वो इंक्लूड की जाए. तो पहले 4 क्वेश्चंस हमने डिफरेंट टाइप्स के लिए जो सारे के सारे कंसिस्टेंट थे, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में. बट इफ़ यू वांट टू कवर ऑल द टाइप्स तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब ये कंसिस्टेंट है या नहीं है. ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है. कई बच्चे एनसीईआरटी लग रहते हैं. एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर सीबीएसई एग्जाम. ये बात आप मान के चलो, इट्स नॉट सफिशिएंट. क्योंकि क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस ही नहीं होगी, क्वेश्चन ही नहीं बुक में इतने. तो बच्चा सी बुक है तो एक अच्छी बुक लो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है जी. डन. अब ये आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. जैसे अब ये मैंने अलग टाइप के क्वेश्चन लिखे. 6th क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसके 3 पार्ट बना दिए मैंने. देखो ध्यान से, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो देखो राइट साइड पे क्या है 6 2 3 3 5 4 है ना. राइट साइड पे नॉन ज़ीरो है. राइट साइड पे क्या है, नॉन ज़ीरो है. पर इसमें देखो राइट साइड पे 3 पार्ट लिखे हुए हैं. इस पे नॉन ज़ीरो. जब राइट साइड पे नॉन ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. और जब राइट साइड पे ज़ीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन. जब राइट साइड पे ज़ीरो होता है तो क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन. ये सिंपल क्वेश्चन आप ही के लिए, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था, ये भी मैंने ABC से कर दिया. अब आप ये क्वेश्चन भी देख लो. 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5. 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7. 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 0. ये क्या है, नॉन होमोजीनियस. पेपर में जस्ट नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. थोड़ा सा मतलब भीड़ से अलग करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये भी. और ये जो लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 3z
इक्वल टू 0, तो कुछ अलग बताने वाले हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। प्लस 3z प्लस z इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं साथ साथ। 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 और 5x प्लस 9y प्लस 23z इक्वल टू 0। तो जब ये होमोजीनियस, जब राइट साइड पे 0 होता है ना, 0, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि इसमें सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ऐसा क्यों? रट्टा नहीं लगाना है, ध्यान से समझना कि यहाँ इक्वल टू 0 है। अगर आप एक्स वाई को 0 0 0 पुट कर दो तो 0 0 0 0 आना ही आना है, 100% है, 100% गारंटीड है। तो ये इक्वेशंस हमेशा क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना होता है कि बताओ कि इसके इन्फिनिटी में नहीं सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब जीरो सोल्यूशन, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। इन्फिनिटी वैल्यू मतलब बी के में एक ले लिया, जेड इक्वल टू के ले लिया और एक्स और वाई भी के में आ जाए। तो ये होती है होमोजेनियस इक्वेशन और ये ऑलवेज क्या होती है? कंसिस्टेंट। तो 1 मार्क के लिए इसे पूछ सकते हैं। जितनी भी टाइप की इक्वेशंस हमने पहले डिस्कस करी सारे लेक्चर के अंदर, वो सारी क्या थी? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसमें दोनों केसेस आते हैं, कंसिस्टेंट भी और इनकंसिस्टेंट भी। इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। इसमें वो केस रिमूव हो जाता है, नहीं करने वाला। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बताने के लिए लिखा था, बाकी सारा सेम है। तो ये तो आप अपने आप कर ही सकते हो। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। 4 5 माइनस 5, ये एक्स वाई जेड, और ये कितना है? 5 7, एंड यहाँ पे कुछ और है, आई थिंक 9 है, समथिंग 9 है, तो 9 है। बस वही सेम ए, वैसे ही आपको ए का डिटर्मिनेंट, वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए, सब कुछ वैसे ही पता करना है। पता करके आपको वैसे ही इन्वर्स निकालना है, और अगर इन्वर्स ना आए तो आगे सॉल्व करना है सेम वैसे। एडजॉइंट वगैरह सब कुछ सेम है, डिट्टो जो बाकी क्वेश्चन में किया था। ठीक है। इसमें देखते हैं ए कितना है? 2 1 माइनस 3 1 3 1 3 माइनस 2 1। मान लो मैंने ये डिटरमिनेंट लिख दिया। अब डिटरमिनेंट में कितना आंसर आएगा? 2 3 2, एक मिनट थोड़ा सा, 2 3, यहाँ पे एक चक्कर क्या हो गया इसको, थोड़ा ये चल रहा ना, आई थिंक थोड़ा वेट है, इस वजह से लिखा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ व्हाट? 2 3 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और माइनस 3 कितना है? माइनस 2 माइनस 9। ठीक है जी। 2 3 माइनस 3 प्लस 2, देन 1 माइनस 3, देन माइनस 2 एंड माइनस 9। द आंसर इज 5 इंटू 2 10, माइनस 2 प्लस 2 आ गया, और ये कितना है? माइनस 11 इंटू 3 प्लस 33। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 45 आ गया। 45 क्या होता है? नॉन जीरो। नॉन जीरो होने का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब यूनिक सोल्यूशन है ना। यूनिक सोल्यूशन का मतलब फॉर होमोजेनियस इक्वेशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब है एक्स इज जीरो, वाई इज जीरो, जेड इज जीरो। इसको आप ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हो। अगर थोड़ा डराना हो किसी को तो यू कैन से द ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का दूसरा मतलब क्या है? जीरो। समझे बात? सिर्फ यहां से सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस है डेफिनेटली, तो एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन है, तो वो 0 0 0 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो है इसका लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है वो देखो। अब इसमें a लिखोगे कितना आएगा? 3 2 7 4 माइनस 3 माइनस 2 और 5 9 23, ऐसा कुछ है।
ये कितना है एक्स वाई जेड और ये कितना है 0 0 0। तो बेसिकली अगर आप ए को सॉल्व करो कितना आएगा, ए को सॉल्व करके 3 और ये कितना है, आई थिंक स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ ना हो, -69 प्लस 18। नेक्स्ट -2 कितना है 92 माइनस प्लस 10। नेक्स्ट कितना है +7 36 प्लस 15। ठीक है, समझ पा रहे हो 36 प्लस 15। तो ये कितना है आपके पास बेसिकली, इट्स 51। ये कितना है 102 और ये कितना है 51 × 7। गॉट इट। तो अगर आप यहाँ से 51 कॉमन निकाल लो तो 51 कॉमन निकाला -3 + 7 और ये देखा तो कितना हुआ 204। अब ये 4 है, 51 × 4 -204, आंसर इज 0। समझे बात को, डिटरमिनेंट क्या आ गया 0, मतलब इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला केस तो है ही नहीं, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। समझे बात। अब वो सोल्यूशन निकालने कैसे हैं वो देखो, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे वो सोल्यूशन निकालने कैसे हैं, किसी एक को लेट कर लो z, मान लो z लेट कर लिया k है, तो इक्वेशंस क्या बनेगी आपके पास 3x + 2y + 7k, 4x - 3y - 2k, और थर्ड वन क्या बनेगी 5x + 9y + 23k। ठीक है जी। तो बेसिकली ये सिंपल इक्वेशन बन गई, जैसे x y में इक्वेशन होती है, नॉर्मल इक्वेशन जैसे हम करते हैं। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, किसी एक को एलिमिनेट कर लो, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, 3 × 1 + 2 × 2। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 9x + 6y + 21k। इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 8x - 6y माइनस, इसको किसे करा आपने 2 से, 2 × 2 कितना होता है 4। अब इनको ऐड भी करना था, ये कैंसिल हो गया, 17x और ये 4 21 कितना आ गया 17k। तो आप समझ पा रहे हो x की वैल्यू कितनी आई -17k/17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -k, x की वैल्यू कितनी आ गई -k। पुट इन 1 में पुट कर दो, तो x की वैल्यू है जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू है -k, y का हमें पता नहीं, 7k = 0, -3 + 7 + 4, -4 हो गया उधर जाके, 7 में से 3 गए 4, उधर जाके -4, y की वैल्यू कितनी आ गई -2k। तो दैट्स द वे टू हाउ टू फाइंड इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। z को क्या माना था आपने, z को क्या माना था, z को माना था k, x की वैल्यू आई -k और y की वैल्यू कितनी आ गई -2k, और k क्या है रियल नंबर। तो देयर विल बी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस लाइक दिस। तो ये था जी आज का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जितनी भी तरह के टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे, सब के सब कोशिश करिए कि आपको एक लेक्चर में ही मिल जाए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो इसको मैक्सिमम बच्चों से शेयर करो, लाइक करो, एंड और भी अच्छा लगेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।